साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम गृह विज्ञान टीजीटी के 2021 का हल प्रश्न पत्र लाए हैं 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि किसका क्या आंसर है और उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाले पेपर्स टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न बिना समय बिताए। टार्सल प्रयास है झुकाव, बैठना। ऑप्शन बी उठाना, खींचना। ऑप्शन सी टांग, पैर की गति। ऑप्शन डी रोकना। तो टार्सल क्या है? टार्सल प्रयास एक तरह का झुकाव और बैठने को कहते हैं। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? तो हमें सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। पहला कारण क्या हो सकता है? घाव या चोट लगे अंग को संक्रमण। निम्नलिखित कारणों से भी पट्टी बांधी जा सकती है, जैसे घाव पर चोट या लगी अंग को संक्रमण या बाहरी धूल आदि दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पट्टी बांधी जाती है। दूसरा है शरीर के चोट खाए हुए किसी अंग या किसी भाग को पेशियों तथा रक्तवाहिनी नसों को सहारा देने के लिए पट्टी बांधी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाए? तो बीसीजी से संबंधित बहुत बार प्रश्न आए हैं। तो ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी टाइफाइड। तपेदिक, ऑप्शन सी क्या सही होगा? तपेदिक। बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? तपेदिक। तपेदिक या क्षय रोग संक्रामक रोग है। इसे हमें राजयक्ष्मा भी कहते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। तपेदिक या बीसीजी किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु की खोज की थी। तो टीबी जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। किसकी खोज की थी? टीबी जीवाणु की। ये जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से फैलता है, तब या खांसने से भी फैलता है। तपेदिक या क्षय रोग बचाव के लिए बीसीजी का टीका शिशु के जन्म से 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। तपेदिक का टीका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन कहते हैं इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को, कोलिसिस्टोकाइनिन को, सोमेटोस्टेनिन को। तो आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो आंतों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को हम कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या कहते हैं? आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं? कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहलाते हैं, जो जठरांत्र प्रणाली का एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो वसा और प्रोटीन के पाचन को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसे आधिकारिक तौर पर पैनक्रोजाइमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आधिकारिक तौर पर? पैनक्रोजाइमिन कहा जाता है, को ग्रहणी छोटी आंत के पहल खंड में एंटरोएड्रोकाइन कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है। बहुत ही भाई साइंस में बहुत ही कठिन शब्दावली का इस्तेमाल होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढाका का मलमल का निर्माण कहाँ होता है? ढाका का मलमल का निर्माण होता है किससे होता है? ढाका का मलमल का निर्माण सूती वस्त्र से होता है कि ऊनी वस्त्र से होता है कि रेशमी वस्त्र से होता है कि कृत्रिम रेशों से होता है? देखिए, इसमें कंफ्यूज करने के लिए कृत्रिम रेशे भी दे दिया है। तो ढाका का मलमल का निर्माण हमारा किससे होता है? सूती वस्त्रों से होता है। ढाका का मलमल का निर्माण सूती रेशों से होता है। इसे मसलिन या मलमल शब्द मछलीपट्टनम नामक भारतीय पत्तन से आया है। किससे आया है मसलिन का निर्माण? मलमल का निर्माण
पट्टनम नामक भारतीय पत्तन से आया है। किससे आया? मछलीपट्टनम नामक भारतीय पत्तन से आया है। मलमल की साड़ी अंगूठी से निकल जाए, किंतु अंग्रेजों की दमनकारी व्यापारिक नीति के कारण यह उद्योग नष्ट हो गया। भारतीय मलमल हाथ से निर्मित अत्यंत कोमल सूत से बुनी जाती थी। भारत का वह भाग जो आजकल बांग्लादेश में है, इसका मुख्य केंद्र था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत से ही मसलिन मतलब मलमल पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती हैं किससे? हाइपोग्लाइसीमिया से, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसीमिया से, ऑप्शन सी डायबिटिक कोमा से, ऑप्शन डी सीलियक रोग से। तो रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती हैं किसकी वजह से? डायबिटिक कोमा की वजह से। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज डायबिटिक कोमा में एकत्रित होती हैं। डायबिटिक कोमा डायबिटीज से जुड़ी एक ऐसी जटिलता है जिसके कारण मरीज बेहोश हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो बहुत हाई ब्लड प्रेशर, शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया और बहुत कम ब्लड शुगर अर्थात हाइपोग्लाइसीमिया के कारण डायबिटिक कोमा हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरग्लाइसीमिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसको क्या हो जाता है? डायबिटिक कोमा हो जाता है। ठीक है। मिलावट किसे कहते हैं? क्वेश्चन है मिलावट किसे कहते हैं? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को मिलावट कहते हैं कि भोजन से मूल्यांकन तत्वों को निकालने को, मूल्यवान तत्वों को निकालने को मिलावट कहते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता के सामान को बेचने को मिलावट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। भ्रष्टाचारी व्यवसायियों द्वारा खाद्य पदार्थों में अशुद्ध, सस्ती अथवा अनावश्यक वस्तुओं के मिश्रण को या अपमिश्रण को या अपद्रवीकरण को मिलावट कहते हैं। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिसमें मिश्रण है या उसमें अधिक किसी चीज़ को मिलाया जा रहा है या किसी द्रव वाली चीज़ है उसमें भी किसी तरह के कलर, रंग की मिलावट की जा रही है, तो इसके अंतर्गत बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने जैसे बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने और मूल्यवान तत्वों को निकालने तथा अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य को कम गुणवत्ता का सामान बेचने के लिए ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मिलावट में रोकथाम के लिए 1 जून 1955 से ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है। मिलावट में रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जून 1955 ईस्वी से ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 जून 1955 को लागू किया गया। इसको याद कर लीजिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जून 1955 को। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जून 1955 को, जिसे फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कहा जाता है, जिसे FPO या फ्रूट ऑर्डर प्रोडक्ट कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रूट ऑर्डर प्रोडक्ट FPO कब लागू किया गया? तो 1 जून 1955 को फ्रूट ऑर्डर प्रोडक्ट लागू किया गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतनी बार सुनने के बाद याद हो गया होगा। उल्टा टाका को कहते हैं पल टाका कहते हैं कि मिस टाका कहते हैं कि टक टाका कहते हैं कि जर्सी टाका कहते हैं? तो उल्टा टाका को पल टाका कहते हैं। इसमें 2 कपड़ों को मिलाकर बिल्कुल किनारे पर धागा भर देते हैं और उन्हें उल्टा कर एक और धागा भर देते हैं। तो उल्टा टाका किसको कहते हैं? उल्टा टाका को ही पल टाका कहते हैं। पहले तो चीज़ जान लीजिए, उल्टे टाके को ही पल टाका कहते हैं। पल टाके को ही उल्टा टाका कहते हैं, उल्टे टाके को ही पल टाका कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसमें क्या होता है? 2 कपड़ों को मिलाकर बिल्कुल किनारे पर धागे भर दिए जाते हैं। क्या होता है? 2 कपड़ों को मिलाकर बिल्कुल किनारे पर धागे भर दिए जाते हैं और फिर उन्हें उलट कर एक और धागा भर दिया जाता है। फिर इन्हें उलट कर एक और धागा भर दिया जाता है।
इसमें कपड़े के फुचड़े, कपड़े का धागा निकलता है, सब सिलाई के अंदर हो जाता है। इससे क्या होता है, सब सिलाई के अंदर हो जाता है। जो किनारे किनारे निकले रहते हैं ना, कपड़े के किनारे किनारे धागे निकले रहते हैं, इस विधि से सब जो है कपड़े के अंदर हो जाता है, सिलाई के अंदर हो जाता है। और सिलाई पीछे की ओर से भी अत्यंत साफ और सुंदर दिखती है। सिलाई क्या होती है, पीछे की ओर से भी अत्यंत साफ और सुंदर दिखती है। ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्रॉस एंड कैंडल ने कहा है, कि कोटिजन ने कहा है, कि राजमल पी देवदास ने कहा है, कि इरीन होपिन ने कहा है, कि ओपी दहामा ने कहा है। बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो यह ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसने कहा है? कोटिजन ने कहा है। कोटिजन के अनुसार ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें प्रबंधन के माध्यम से परीक्षण फल निकाला जाता है। अतः ग्रह व्यवस्था का अर्थ हुआ घर का रखरखाव, घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी स्वच्छता, उचित रखरखाव व व्यवस्था की देखरेख। कोटिजन ने क्या कहा है? ग्रह व्यवस्था को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा है। जहाँ ही व्यवहारिक विज्ञान आए वहीं आप कोटिजन लगा दीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो शुद्ध तरल आहार नहीं है पूछा गया है। फलों का रस, नींबू पानी, चाय, दाल का पानी। तो चाय शुद्ध तरल आहार नहीं होता है, जबकि फलों का रस, नींबू का पानी और दाल का पानी शुद्ध तरल आहार होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। तो शुद्ध तरल आहार क्या नहीं है? चाय नहीं है शुद्ध तरल आहार, जबकि फलों का रस, नींबू का पानी, दाल का पानी शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिसे पकाकर तरल रूप में लिया जाता है, सामान्य तापक्रम पर तरल रूप में रहता है। अब आ जाते हैं कांथा कढ़ाई पर। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? बताइए। पंजाब से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है, गुजरात से। तो कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की कढ़ाई है। कांथा कहाँ की कढ़ाई है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल कांथा, कांथा पश्चिम बंगाल। कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की कढ़ाई है। इस कला में पुरानी साड़ियों और धोती को सूती कपड़े से जोड़कर निचली बनाई जाती है, जिसके ऊपर कई परत बनाई जाती है। निचली मतलब पहला लेयर बनाया जाता है, उसके ऊपर कई परतें जोड़कर नई रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों, फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। अन्य कढ़ाई व उससे संबंधित स्थान को भी जान लेते हैं कि पंजाब के वो कांथा के अलावा कौन सी कढ़ाई कहाँ से आती है। तो कच्छ कढ़ाई गुजरात से आती है। जय सबको पता होगा, क्योंकि गुजरात कच्छ में है। और कच्छ कढ़ाई कहाँ से आती है? गुजरात से संबंधित है। कसूती कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक। का से कसूती, का से कर्नाटक। अब का से कांथा, का से कर्नाटक मत कर दीजिएगा। कांथा पश्चिम बंगाल से संबंधित, कांथा बंगाल से संबंधित है। कसूती कर्नाटक, फुलकारी पंजाब, चिकनकारी उत्तर प्रदेश। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। बालक को समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? सोशल मीडिया से, परिवार से, विद्यालय से, खेल के मैदान से। कहाँ से प्राप्त होता है बालक को सामाजिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो बालक को क्वेश्चन क्या था? बालक का समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? बालक को समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन क्या सही होगा? बालक को कहाँ से समाजीकरण प्राप्त होता है? परिवार से। कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। आजकल तो सोशल मीडिया से ही समाजीकरण प्राप्त कर ले रहे हैं बच्चे सारा। तो ऐसे इसका ऑप्शन क्या होगा? बालक को समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो आपस में परस्पर खून के रिश्ते या विवाह के पश्चात बनने वाले रिश्तों को साझा करते हैं, वह परिवार कहलाता है। परिवार, ये भी पूछ सकते हैं एक डेफिनेशन में कि परिवार किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसमें आपस में परस्पर खून का रिश्ता है या विवाह के बाद वह रिश्ता साझा किया गया है, ऐसे रिश्तों को हम परिवार कहते हैं। बालक का समाजीकरण परिवार से प्रारंभ होता है। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुवांशिक गुण भी होते हैं।
जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं, क्षमताएं आदि। इनके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायित्व है। लेकिन पहला, परिवार। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सा बीमारी हो जाती है? तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, कबूतर की छाती वाला रोग, अस्थि विकृति। तो क्या होता है? वृद्धावस्था में व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस होता है और युवावस्था में ऑस्टोमलेशिया होता है। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टोपोरोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। ऑस्टोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे अस्थि खनिज तत्व बीएमडी कम हो जाता है। अस्थि सूक्ष्म संरचना विघटित होती है और अस्थि में असंग्रहित प्रोटीन की राशि और विविधता परिवर्तित होती है। अब देखिए, प्रसार शिक्षा से क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? ध्यान आकर्षण, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। तो प्रसार शिक्षा में आपने एडकास के बारे में पढ़ा होगा। तो एडकास, तो इसमें पूछा गया है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? तो ध्यान और आकर्षण। ठीक है, जिसको एडकास में अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण ध्यान आकर्षण है, जबकि प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण संतुष्टि है। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा किसी संस्था सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित ग्रामीण कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, गृहिणियों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। अब आ जाते हैं लिनन तंतु। लिनन तंतु के तने से प्राप्त होता है। किसके तने से प्राप्त? जूट के पौधे से प्राप्त होता है, फ्लैक्स के पौधे से, कपास के पौधे से, हेम्प के पौधे से। तो लिनन हमें फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, लिनन तंतु फ्लैक्स का पौधे के तने से प्राप्त होता है। सन से बने वस्त्र पश्चिमी देशों में लिनन के रूप में जाने जाते हैं और परंपरागत रूप से चादरें, अंडरक्लॉथ और टेबल लिनन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब आ जाते हैं निम्न विषयों में कौन सा निद्राकारी विष है? अफीम, शराब, गांजा, भांग। तो अफीम निद्राकारी विष है। अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। अफीम का रासायनिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। दूध, लैटेक्स को, जिसके लैटेक्स को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है। अफीम 12% तक मार्फिन पाई जाती है। अफीम में 12% तक क्या पाया जाता है? मार्फिन पाई जाती है, जिसका प्रोसेस करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य या ड्रग्स तैयार किया जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा। तो हैजा भोजन के द्वारा फैलता है। हैजा एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा जल द्वारा फैलने वाला रोग है। मक्खियों गंदे पानी स्थानों में पर बैठकर रोग के जीवाणु को हमारे खाद्य पदार्थ तक पहुंचाकर हैजा का प्रसार करती हैं। रोगी लगातार दस्त एवं उल्टियाँ करता है और शरीर में ऐंठन होती है और बाद में पेशाब आना रुक जाती है। बाद में नाड़ी की आशक्त व तीव्र होना और रोगी का निपात या शक्तिपात हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र एवं फोटोग्राफ, श्रव्य सामग्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रदर्शनी। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा का सर्वोत्तम विधि प्रदर्शनी विधि है। प्रदर्शनी विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी संरचना, कार्यप्रणाली तथा तथ्य दृश्य को स्पष्ट किया जाता है। इस विधि में छल इंद्रियों की सहायता से जटिल प्रक्रिया को सरलता से बोध कराने का प्रयास किया जाता है। किस विधि में
प्रदर्शनी विधि में प्रदर्शनी विधि द्वारा शिक्षण करने पर मूर्त से अमूर्त शिक्षण का अनुसरण किया जाता है। प्रदर्शनी विधि में अध्यापक कक्षा में चार्ट मॉडल का आयोजन करके संबंधित विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। वृद्धि के दौरान बच्चों की किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वृद्धि के दौरान बच्चे को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी थ्रेओनेनाइन, ऑप्शन सी हिस्टडीन, ऑप्शन डी वेलाइन। तो वृद्धि के दौरान बच्चे को हिस्टडीन या हिस्टडाइन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हिस्टडाइन एक प्रकार का अल्फा अमीनो एसिड है जिसका प्रयोग प्रोटीन जैव संश्लेषण में किया जाता है। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? भ्रूण की आंतरिक परत को एमनियॉन कहते हैं। भ्रूण के बाहर का भाग त्वचा एक्टोडर्म कहलाती है। भ्रूण के बाहर की त्वचा क्या कहलाती है? एक्टोडर्म कहलाती है। अंतः त्वचा एंडोडर्म। और मध्य स्तर की त्वचा क्या कहलाती है? मीजोडर्म कहलाती है। बात समझ में आई? देखिए, भ्रूण के आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? एमनियॉन कहते हैं। भ्रूण की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसको हम एमनियॉन कहते हैं। भ्रूण के बाहर एक्ट मतलब बाहर, तो उसको एक्टोडर्म कहते हैं, अंदर का भाग, और एंडोडर्म अंतः त्वचा, एंडो मतलब अंदर की ओर, तो उसे अंतः एंडोडर्म कहते हैं। और मध्य स्तर की जो त्वचा होती है उसे हम मीजोडर्म कहते हैं। मध्य से माँ को जोड़ लीजिएगा, मीजोडर्म। इन्हीं से विभिन्न कार्य करने वाले अंग विकसित होते हैं। भ्रूण के विकास में एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। भ्रूण के विकास को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भ्रूण के विकास को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जा सकता है। एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण के विकास को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण के विकास को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त में शर्करा के सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? 80 से 100 मिलीग्राम, 80 से 120 या /100 मिलीग्राम, 80 से 120 मिलीग्राम या 1000 मिली रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम होनी चाहिए। 100 मिलीलीटर रक्त में। रक्त शर्करा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कहते हैं। रक्त शर्करा किसको कहते हैं? रक्त शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को कहते हैं। रक्त वाहिनियों द्वारा यातायात ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं की मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। इसके असंतुलन से ही मधुमेह की बीमारी होती है। किसके असंतुलन से? जब रक्त में शर्करा की मात्रा संतुलित होती है तो मधुमेह की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर से रोगों को संघर्ष करने की शक्ति को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? ग्रीक देवी का नाम है, स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका हाइजीन शब्द की उत्पत्ति हाइजिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ग्रीक देवी का नाम। ग्रीक देवी घर और शुद्धता की देवी हैं। वह जियोस की बहन है और सील का प्रतीक है। उसका चूल्हा और केतली के साथ, हालांकि वह ग्रीक पौराणिक कथाओं में कुछ भूमिका निभाता है, वह रोम के लोगों के लिए एक प्रमुख देवता था। तो हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, और हाइजिया क्या है? ग्रीक देवी का नाम है। हाइजिया क्या है? ग्रीक देवी का नाम है। हाइजिया क्या है? ग्रीक देवी का नाम है। अब आ जाते हैं, पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पनीर के संरक्षण की विधि है, कि सब्जी के, कि पेय के, कि दूध के? तो पाश्चुरीकरण संरक्षण की विधि किसकी है? दूध की है, जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को अमूमन तरल को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके चलते यह लंबे समय तक संरक्षित रखने में संभव हो पाता है।
इस प्रक्रिया को इजाद करने का श्रेय फ्रांसीसी केमिस्ट व माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर को जाता है। पाश्चरीकरण का श्रेय किसको जाता है? लुई पास्चर को जाता है, जिनके नाम पर पाश्चरीकरण इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षित करके व्यक्ति को मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश डैश का आधारभूत दर्शन है। किसका दर्शन है? शिक्षा का दर्शन है, शिक्षण का दर्शन है, प्रसार शिक्षा का दर्शन है कि अनौपचारिक शिक्षा का दर्शन है? तो शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। किसका दर्शन है? प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। प्रसार शिक्षा द्वारा ग्रामीण, अनपढ़ों, बेरोजगारों को शिक्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को अच्छा या उत्तम बना सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। स्काउरिंग का प्रयोग होता है ऊन में, रेशम में, रेयॉन में, नायलॉन में। तो ऊन में स्काउरिंग का प्रयोग होता है। ऊन मूलतः रेशेदार तंतुमय है जो विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व है। इसके रेशों से यह रेशा ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का सुचालक कौन हुआ? कॉटन। पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइजर हैं, पेंटोकोफर हैं, अटवाटर हैं या वोइट हैं? तो पोषण आहार विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजर हैं, जिन्होंने 1770-1794 को पोषण आहार का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है पोषण आहार का जनक? एंटोनी लेवाइजर को। किसको माना जाता है पोषण आहार का जनक? एंटोनी लेवाइजर को। कब से कब तक? 1770 से 1794 तक। यह फ्रेंच वैज्ञानिक थे एवं इन्होंने रसायन विज्ञान एवं पोषण विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की? तो जैविक मूल्य का प्रयोग प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। जैविक मूल्य एक भोजन से अवशोषित प्रोटीन के अनुपात का एक उपाय है जो जीव के शरीर के प्रोटीन में शामिल हो जाता है। यह कैप्चर करता है कि जीव की कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में पचने वाले प्रोटीन का कितनी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। भोजन में नाइट्रोजन का प्रमुख स्थान होता है। तो जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए जैविक मूल्य का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिशु मृत्यु दर गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो ऑप्शन बी है शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मारे जाने वाले शिशुओं की संख्या होती है। परंपरागत रूप से विश्व भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त व निर्जलीकरण से हुआ है। वर्तमान में सबसे आम कारण निमोनिया है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर का सबसे आम कारण क्या है? निमोनिया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वैट रंजक है? हल्दी, नमक, कोलतार, इंडिगो? तो वैट रंजक का एक वर्ग है जो इस पद्धति के कारण इस तरह वर्गीकृत है जिसे वे लागू किया जाता है। वैट रंगाई एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाल्टी या वात में होने वाली रंगाई को संदर्भित करती है। वैट रंजक डाई इंडिगो है जो केवल पौधों से प्राप्त की जाती है और अब अक्सर कृत्रिम रूप से भी उत्पादित की जाती है। तो निम्न में से कौन सा वैट रंजक है? इंडिगो। अगर आपको
ये क्वेश्चन समझ में आए, पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और मुझे मोटिवेट करिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए 30 के क्वेश्चन के आगे आने वाले पेपर का मैं आपके लिए और क्वेश्चन आंसर ला सकूं। धन्यवाद। बाय बाय।